हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट स्टडी 07 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान का लेक्चर चल रहा है और उस लेक्चर के अगले क्रम में हम पढ़ने वाले हैं ताज का शासन। देखिए, ताज का शासन कब से कब तक चलता है? 1858 से लेकर 1947 तक ताज का शासन चलता है। हमने इससे पहले मैंने पढ़ा दिया है 1853 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ा दिया है। उसके बाद उसी के अगले क्रम में हम पढ़ने वाले हैं 1858 का अधिनियम। ठीक है, देखिए 1858 का अधिनियम आखिर आता क्यों है, क्या ज़रूरत थी इसको आने की, लाने की क्या ज़रूरत थी? तो देखिए, आप तो जानते ही होंगे कि 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। स्वतंत्रता जैसे कि आज़ादी की लड़ाई हुई थी, आज़ादी की लड़ाई हुई थी जिसको सैनिक विद्रोह का नाम दिया गया, जिसको सिपाही विद्रोह कहा गया। वो इतना भयंकर लड़ाई थी जिसमें कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी मणिकर्णिका, वो उन्होंने उसमें भाग लिया था। उनका ही देन था, मंगल पांडे का देन था कि वो युद्ध हुआ। उन्होंने ही अपने देश को आज़ाद कराने के लिए ये युद्ध लड़ा था। तो देखिए, उसी के अगले क्रम में हम पढ़ रहे हैं। उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में क्या, जब भारत का मॉडल हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम उसको अच्छे से कवर करेंगे। चलिए देखिए, 1858 का अधिनियम आखिर है क्या ये? देखिए, भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। देखिए क्या होता है कि 1857 में सैनिक विद्रोह होता है, तो यह विद्रोह इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इतना खतरनाक हो जाता है कि महारानी विक्टोरिया को ये चिंता होने लगती है कि ऐसा ना हो कि जो कंपनी शासन कर रही है भारत में वो ख़त्म हो जाए, शासन ही करना ख़त्म हो जाए। वो इनको डर लगने लगा। तो महारानी विक्टोरिया ने क्या किया कि ये जो शक्ति थी कंपनी के पास, उस शक्ति को अपने पास कर लिया, कंपनी से शक्ति को छीन लिया महारानी विक्टोरिया ने। देखिएगा, पहली लाइन क्लियर हो गई, ठीक है। ये दूसरा क्या हुआ, गवर्नर जनरल का पद जो था, गवर्नर जनरल का जो पद था, उस पद का नाम बदल कर भारत का वायसराय रख दिया गया। ठीक है, भारत का वायसराय रख दिया गया। इसमें क्वेश्चन पूछेगा क्या कि फर्स्ट वायसराय कौन है, भारत का फर्स्ट वायसराय कौन था? तो देखिए, लॉर्ड कैनिंग को भारत का फर्स्ट वायसराय कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट पे हम आते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तीसरे में क्या होता है कि इस पद को समाप्त कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको स्थापित कब किया गया था? 1784 के एक्ट के तहत किया गया था। और फिर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो तो पहले ही सही था, इसको इस पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फिर एक नया पद बनाया गया जिसका नाम था भारत सचिव। हाँ, ये अच्छी बात है कि इस पद को तो समाप्त कर दिए, लेकिन इस पद के जगह पे क्या रख दिया गया कि भारत का सचिव बना दिया गया। भारत का सचिव, वो यह सचिव ब्रिटेन के कैबिनेट का सदस्य था, जो कैबिनेट संसद के उत्तरदायी था। क्या था? उत्तरदायी। देखिए, भारत का जो सचिव था वो नाम मात्र का था, वो नाम मात्र का, वहाँ के कैबिनेट में बैठता था। कहाँ के? ब्रिटेन की कैबिनेट में बैठता था और उनकी बातों को सुनता था, और इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं था, बस इतना ही था। सचिव, इसको सचिव बना दिया गया भारत का। ठीक है, इस पद को समाप्त करके, बीओसी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके। देखिए, तीसरे इसमें और क्या होता है, चौथे पॉइंट में क्या आता है, पांचवें पॉइंट में 15 सदस्यों को एक भारतीय परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे ना हमारे भारतीय परिषद की स्थापना होती है, संसद, धीरे धीरे इसकी स्थापना होती है। पहले 6 सदस्य थे, 4 सदस्य थे, 6 सदस्य, 12, फिर 15 आ गए। देखिए धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। 15 सदस्यों की एक भारतीय परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, ये रहा। इसमें यही चीज़ें हैं, ज़्यादा है कुछ नहीं 1858 के अधिनियम में। ठीक है,
हाँ, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको उसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपको पता है 1784 के अधिनियम के तहत, इसमें मार देंगे। ठीक है, और इसी के अगले में हम पढ़ेंगे अगला अधिनियम 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अधिनियम है। ताज का शासन जब कब से कब तक चलता है उसको हम कवर करेंगे। तो देखिए ये रहा, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत की गई। अब देखिए कैसे धीरे धीरे भारतीय परिषद में धीरे धीरे जो भारतीय होते हैं वो कैसे शामिल होने लगते हैं। देखिए क्यों शामिल करते हैं, ऐसा कारण क्या था। ब्रिटेन के लोग, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, जो महारानी विक्टोरिया थी, ऐसा उनका क्या कारण था कि उन्होंने भारतीयों को शामिल कर लिया। इसलिए शामिल किया कि उनको पता था कि 1857 का विद्रोह जो हुआ है बहुत खतरनाक विद्रोह हुआ है। अगर हम भारतीयों को नहीं रखेंगे अपने अंदर, अपनी कंपनी के अंदर, अपने शासन में नहीं रखेंगे, हालांकि कंपनी तो समाप्त हो गई थी लेकिन शासन में नहीं रखेंगे तो हमारी शासन प्रक्रिया जल्दी समाप्त हो जाएगी। महारानी विक्टोरिया को इस बात का डर था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि भारतीयों को भी शामिल करने लगी। ठीक है, ये रही बातें। धीरे धीरे शुरुआत हुई, उनको शामिल तो किया गया। दूसरे में देखिए गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सदस्य, हाँ इसको क्या हुआ, शामिल तो किया गया भारतीयों को, लेकिन उनका कोई काम नहीं था, काम नहीं था। वो ना कोई नियम नहीं बना सकते थे, कोई कानून नहीं बना सकते, एक मात्र सदस्य के रूप में थे। ठीक है, वो सदस्य के रूप में काम करते थे। ठीक है, दूसरा अगला क्या है, 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के 3 सदस्यों को चुना गया। लॉर्ड कैनिंग ने 3 सदस्यों को चुना 1862 ईस्वी में। ठीक है, देखिए भारतीय प्रतिनिधि को तो शामिल किया गया, तो 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 लोगों को चुना, 3 लोगों को चुना जो कि बहुत बड़े बड़े लोग थे, राजा महाराजा थे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपके जो राजा थे बनारस के राजा थे, दूसरा क्या थे पटियाला के महाराजा थे, और तीसरे सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। ठीक है, इन 3 लोगों को सबसे पहले शामिल किया गया। ठीक है, पहले 3 ही लोग शामिल होते हैं। ये रही। फिर अगला क्या है, मद्रास और बंबई की सरकार को पुनः कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो गई। देखिए इससे पहले तो क्या है कि 1773 से स्टार्ट होता है केंद्रीकरण। अब उसको धीरे धीरे 1773 फिर 1733 केंद्रीकरण किया गया, धीरे धीरे केंद्रीकरण किया गया। जैसे बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी जो थी उसको शक्ति उसकी कम करने लगे। क्या करने लगे, कम करने लगे। 1833 तक आते 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 एकदम खत्म कर दिए। क्या कर दिए, एकदम खत्म ही कर दिया उन लोगों की शक्ति। जब उन लोगों की शक्ति खत्म हो गई 1833 में, तो फिर उस शक्तियों को विकेंद्रीकरण कर दिए, फिर पुनः दे दिए। क्या कर दिए, पुनः कि लो भाई अब तुम भी शक्ति बनाओ, क्योंकि उस टाइम शासन में कंपनी भी थी और कंपनी के लोग भी थे। कंपनी के लोग शासन भी करते थे और कंपनी व्यापार भी करती थी उस टाइम तक। तो उस टाइम 2 काम हुआ करता था। तो इसलिए एक इकट्ठा कर दिए, केंद्रीकरण कर दिए कि अब भाई शक्ति एक ही जगह बनेगी तो सबको फायदा रहेगा। ठीक है, अब उसी चीज को विकेंद्रीकरण कर दिया 1862। ठीक है, इसमें क्या कर दिया है कि मद्रास और बंबई की सरकार को पुनः कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इनको फिर से शक्ति बनाने की विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। और देखिए अगला क्या है, बंगाल सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862 ईस्वी में, फिर 1866 और 1897 में विधान परिषद बनाया गया। देखिए विधान परिषद धीरे धीरे बनता गया।
छोटे छोटे जगहों पे एक विधान परिषद बनाया गया, कई लोगों का समूह बनाया गया, सदस्य बनाए गए कि वो वहाँ का कानून देखेंगे, वो वहाँ का कानून देखेंगे। ठीक है, ऐसे से कई जगहों पे छोटा छोटा विधान परिषद बनाने लगे ये लोग। ठीक है, अगले में क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 ईस्वी में प्रारंभ पोर्टफोलियो प्रणाली को भी भारतीय मान्यता प्राप्त थी। देखिए पोर्टफोलियो होते हैं, जैसे मंत्रिमंडल होता है ना, जैसे कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट क्या होता है कि मैं कोई मंत्री हूँ तो मुझे कई विभाग मिल जाते थे। ठीक है, विभाग लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही विभागों का विभाजन किया गया कि भाई ले लो मुकेश, तुमको मैं ये विभाग का बना देता हूँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस तुमको इस विभाग का बना देता हूँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस को वो विभाग दे दिया, खेल का विभाग दे दिया, विदेश मंत्री का विभाग दे दिया। जैसे कि कई चीज़ों का विभाग अलग अलग होता है। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने विभाग का बंटवारा कर दिया, एक आदमी को एक एक विभाग मिलने लगा। कई विभाग तो एक ही आदमी को था, जैसे कि एक आदमी को 3 विभाग था, 4 विभाग था एक। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये नियम स्टार्ट किया था। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी था। वायसराय, देखिए वही वायसराय है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम वायसराय थे, भारत के प्रथम वायसराय। इनको अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। आर्टिकल 123 में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, आई होप। अब मिलते हैं इसी के अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।